हाँ जी क्लास, क्या हाल है सबके। गुड इवनिंग एवरीवन। लेक्चर नंबर 1 देखो हमारा खत्म हो गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे खतरनाक चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सर हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बहुत सारी चीजें अपने को करनी है। बहुत सारे लेक्चर्स भी आने वाले हैं, तुमको पहले भी बताया था। मतलब एक ये है, इसके अलावा एक और चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, जो बड़े हैं, लेंदी चैप्टर्स हैं। अदरवाइज बहुत छोटी है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स, टेंशन मत लेना। नेशनल इनकम खत्म हो जाएगा ना जिस दिन तुम्हारा, तो तुम समझना तुम्हारा 30 से 35% कोर्स वहीं निपट गया। ठीक है, और छुटपुट चीजें हैं सारी। अब भैया पिछली क्लास में आपने क्या कराया था, तो भैया बिल्कुल बताएंगे। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम के बारे में सर ने कराया था पिछली क्लास में। सर फैक्टर इनकम मतलब मेहनत की कमाई, बिना मेहनत की कमाई या फिर कोई ऐसी कमाई जिसमें हमें कुछ भी मेहनत नहीं करी हो, पैसा मिल गया हो, वो थी अपनी ट्रांसफर इनकम। ठीक है ना सर, मेहनत की कमाई थी अपनी फैक्टर इनकम। बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे थे, जितने एग्जाम्पल्स तुम्हारे पेपर में आ सकते थे वही लेक्चर 1 में समझ लो सारे डिस्कस कर दिया मैंने। उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसके बाहर से कुछ आ जाए। फैक्टर और ट्रांसफर इनकम के सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। फिर सर आपने एक चीज़ और बताई थी कि ये जो ट्रांसफर इनकम होती है ना सॉरी, ट्रांसफर इनकम जो होती है वो ना हम आगे की कैलकुलेशंस में या अपनी जितनी भी आगे चीज़ें पढ़ेंगे उसमें कंसीडर नहीं करी जाती। हम जो मेहनत की कमाई है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड अपनी फैक्टर इनकम को ही अपनी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में या नेशनल इनकम के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा कि किस हिसाब से ये फैक्टर इनकम एक इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करती है, गोल गोल घूमती है। कौन से टाइप की फैक्टर इनकम थी भाइयों, ये भाइयों और बहनों कौन से टाइप की थी? ये थी सर 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, जिसमें हाउस होल्ड एंड फर्म्स थे। ठीक है, 3 और 4 सेक्टर हमारे कोर्स में नहीं है। देखो अब अपने ने सारा जो था लेक्चर 1 जिसको आता होगा ना, उसने मेरे साथ 2 मिनट के अंदर इसको रिकैप कर लिया। क्वेश्चंस भी लाया हूं पिछली क्लास से रिलेटेड, 1-2 क्वेश्चंस भी तुमको दूंगा। उसके बाद आगे चलेंगे आज के टॉपिक्स पे, जो कि है इकोनॉमिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, इसके बारे में आज की कक्षा में, क्लास में अपन देखने वाले हैं। नहीं समझ आ रहे दोनों वर्ड्स, कोई दिक्कत मत लो, मेरे साथ रहो, सिर्फ 40-50 मिनट में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उससे पहले पिछली क्लास का देखते हैं भैया कितनों को याद है। ठीक है, एंड ये जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, क्योंकि देखो पोल हम स्टार्ट नहीं करा सकते, पोल स्टार्ट इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन है। बट एक चीज तो हम कर सकते हैं ना, कि मैं तुम्हारे को क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ही मैं क्वेश्चन खोलूं मैं एक पॉज लूंगा। ठीक है, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, कितने का भी पॉज हो सकता है सर। उस पॉज में तुम यहां पर क्वेश्चन पूरा देख लेना। ठीक है, एंड वहीं पे अपनी वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन मैं हमेशा वही पूछूंगा जो मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब पॉज करके मेरे आंसर बताने से पहले तुम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझको देना। क्या है क्वेश्चन सर जी, बता दीजिए। तो ये लीजिए, पेमेंट टूवर्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो पेमेंट टूवर्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है वो रियल फ्लो है, मनी फ्लो है, फिजिकल फ्लो है, या नन ऑफ दीज है। तो पेमेंट टूवर्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपना क्या, कौन से रियल फ्लो था, मनी फ्लो था, क्या था? ठीक है, तुम्हारे को आंसर कमेंट बॉक्स में मुझको बताना है। मैं तुमको इसका बता देता हूं। अरे सर कहां, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना ही नहीं था। पेमेंट जहां आ गया मतलब मॉनेटरी टर्म्स में बात हो रही है। मॉनेटरी टर्म्स मतलब पैसों की टर्म्स में बात हो रही है। पैसों की टर्म्स मतलब मनी फ्लो। क्या इतनी बातें कर रहे हो सर, रियल फ्लो की बात नहीं है। आगे मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैंने पेमेंट देखा और बी पे टिक कर दिया। अब ये अगला क्वेश्चन है, इसको भी पहले पॉज कर लेना एंड फिर खुद आंसर देने की कोशिश करना। पिछली क्लास का ही ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज
पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज, प्रोडक्शन फेज, नन ऑफ दीज। सर जब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट करता था हमारा हाउस होल्ड, हमेशा ये जितने भी फेजेस थे ना सर, स्पेशली ये वाले दोनों जो फेजेस हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फेज, दे आर कंसीडर्ड या इनको समझा जाता है विद रिस्पेक्ट टू हाउस होल्ड। मतलब हम हाउस होल्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अगर हाउस होल्ड का इनकम है तो सर इनकम फेज होगा, अगर हाउस होल्ड का खर्चा हो रहा होगा तो ये सर एक्सपेंडिचर फेज हो जाएगा। तो सर देखते ही पता लग रहा है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड पेमेंट कर रहा है, हाउस होल्ड पेमेंट कर रहा है मतलब खर्चा वाला फेज है, एक्सपेंडिचर फेज है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा भाई साहब। हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन क्योंकि इन वाले टॉपिक से रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको पढ़ाए नहीं है, ये पढ़ा देता हूं। देखो भारत का नक्शा बनाया मैंने एक, है ना, इसके लिए आप मुझको वो भी दे सकते हो, उल्टी क्लैपिंग भी दे सकते हो कि सर कितना गंदा नक्शा बनाया है आपने। अब देखो ये इंडिया का हमारा मैप है, इंडिया के हमें पता है इधर से वाटर्स भी स्टार्ट हो जाता है, पानी मतलब समुंदर, ये ऐसे रहता है सर, इसके ऊपर तो वाटर नहीं है, इतने पोर्शन में रहता है। एंड इसको आप ब्लू से बनाओ ना, तो ये लो पानी, ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी सानी सानी। तो भैया ये है अपना टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर के बारे में इतनी सी बात समझना कि कोई भी देश होता है जिसके कोस्टल लाइंस पे, मतलब जिसके कोस्ट होते हैं, जिसके आसपास समंदर होता है, तो वो बोलता है कि जितना भी ये वाटर एरिया है ना, पूरा समुंदर मेरा नहीं है, बट जो कोस्टल एरिया के आसपास का जो वाटर लेवल होता है, जो कोस्टल एरियाज के पास एक पर्टिकुलर किलोमीटर्स देखा जाता है, इतने पर्टिकुलर किलोमीटर्स, उसको नॉटिकल माइल्स में बोलते हैं। इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि जो कोस्टल एरियाज के आसपास का वाटर होगा ना, बस इतना सा समझ लो, कोस्टल एरियाज के आसपास के वाटर को टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं। पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होता है सर जी? तो ये सारा जो एरिया है, ये सारा एरिया जिसको हम ऑरेंज रंग से बनाएंगे, ये सारा एरिया हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है, ठीक है ना। इंडिया का जितना भी एरिया है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और यहाँ पे अपना असम से लेके गुजरात तक का जितना भी एरिया है वो है पॉलिटिकल फ्रंटियर, उसको पॉलिटिकल फ्रंटियर बोलते हैं। टेरिटोरियल वाटर्स जो समुंदर के आसपास का, जो कोस्टल एरियाज के आसपास का समंदर होता है, वो टेरिटोरियल वाटर्स। उसके अलावा कुछ अदर चीजें भी हैं, उन अदर चीजों के बारे में अभी हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई कराऊंगा, मैं पढ़ाई कराऊंगा, ठीक है। एंड तुमको क्लास के एंड तक समझ आ जाएगा कि कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आती हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी की डेफिनेशन अब तुम क्या बोलोगे? इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर एज वेल एज टेरिटोरियल वाटर्स एंड सम अदर थिंग्स। अदर थिंग्स नहीं पता, वो बता दूंगा, अभी चलते हैं धीरे धीरे इकोनॉमिक टेरिटरी की तरफ चलते हैं। देखो इकोनॉमिक टेरिटरी के दो नाम होते हैं, उसको इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहा जाता है, ठीक है सर। इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट। क्या कहने का मतलब है? जितनी भी इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जिसके अंदर लोग, पर्सन्स, गुड्स मतलब सामान, कैपिटल मतलब रोकड़ा, ये सब चीजें आराम से सर्कुलेट कर सकती है। कश्मीर से कोई कन्याकुमारी आराम से जा सकता है पैसा लेके या सामान लेके। उसके अलावा गुजरात से कोई महाराष्ट्र जा सकता है आराम से। तो उसी को ही इकोनॉमिक टेरिटरी कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे जो इंडियंस हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं।
विद एनी गुड सर्विस कैपिटल एनीथिंग। क्या क्या कंपोनेंट्स आपने बताए मुझे डोमेस्टिक टेरिटरी के, क्या क्या कंपोनेंट्स बताए भाई साहब, ये भी बता दो। क्या है अपने कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या है? तो टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कंट्री। ये तो आपने मुझे बता दिया, आपने बता दिया पॉलिटिकल फ्रंटियर के बारे में भी, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में भी। पॉलिटिकल फ्रंटियर एंड टेरिटोरियल वाटर्स की कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, बट पूछ भी दे तो तुमको पता ही है, इंडिया का जो पूरा एरिया है दैट इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ इंडिया। द वाटर नियर द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया इज नोन एज द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना? तो सर पॉलिटिकल फ्रंटियर प्लस टेरिटोरियल वाटर तो समझ आ गया, उसके अलावा जो अदर्स आप बता रहे थे ना वो यहां से स्टार्ट होगा। क्या है? ध्यान से प्लीज प्लीज प्लीज, आंख नाक कान सब खोल के अपने को सुनना है। फर्स्ट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑफ अ कंट्री operated by the residents of the country across different parts of the world। क्या मतलब सर? देखो, इंडिया का कोई भी एयरप्लेन या शिप है, ठीक है, हमारी कंट्री का कोई भी एयरप्लेन या शिप है, उसको कोई इंडियन रेजिडेंट अगर कहीं भी चलाए, उस शिप को जाकर वो पैसिफिक ओशन में चलाए, चंद्रमा पर चलाए, मार्स पर चलाए, कहीं भी जाकर उस शिप को चलाएगा ना, तो तब भी वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट ही कहलाएगा। बिकॉज ये जो कंट्री का पार्ट इसलिए कहलाएगा, तो ये जो था शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स अगर हमारे कंट्री का है और हमारा कंट्री का ही रेजिडेंट उसको चला रहा है, तो वो कहीं भी ऑपरेट करेगा तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। तो ये जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स आप बोल रहे हो, ये उस अदर्स वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है ना? एंड ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, दोनों का मतलब एक है, डोमेस्टिक टेरिटोरी का ही पार्ट होगा। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं वो अभी देखते हैं। तो देखो, हमने पॉलिटिकल फ्रंटियर एंड टेरिटोरियल वाटर्स पता लग गया, उसके अलावा कौन सी चीज थी? उसके अलावा था शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। जो भी हमारी कंट्री के शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स कहीं भी बाहर चल रहे हों, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। उसके अलावा और भी अजीब अजीब से नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना पड़ेगा। पेपर में अगर ऐसे आ जाए, मान के चलो, इंडियन नेचुरल गैस रिग ऑपरेटिंग इन चाइनीज सी, तो अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या नेचुरल गैस रिग्स हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट था? एंड वो तुम्हें तभी याद होगा जब तुम ये स्पेसिफिक नेम्स याद कर लोगे। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट समझ आ गए। उसके अलावा फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, floating platforms of the country operated by the residents of the country in the international water। इंटरनेशनल वाटर में कहीं भी वो ऑपरेट कर रहे होंगे। फिशिंग वेसल्स समझ गए, फिशिंग के लिए जो वेसल्स हैं, जो शिप्स हैं, फिशिंग इक्विपमेंट्स के लिए मतलब जो फिशिंग इक्विपमेंट्स के साथ चलती हैं वो वाली फिशिंग वेसल्स। ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिन कंटेनर्स में ऑयल्स और नेचुरल गैस, ऑयल्स के लिए स्पेसिफिकली, ऑयल्स और नेचुरल गैस के लिए जो इंडोर पाइपलाइंस, जो अंडर वाटर पाइपलाइंस होती हैं, वो ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स। उसके अलावा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जनरली क्या, जो आर्मी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, अब उनको अगर वाटर पे लैंड करना है, शिप्स एयरक्राफ्ट्स जो हैं, तो एयरक्राफ्ट्स कहां पर लैंड करते हैं? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है ना? तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर ये हमारी कंट्री की है एंड कहीं भी ऑपरेट कर रही हैं, तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगी। उसके अलावा हमारी कंट्री की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। हमारी कंट्री की कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी कॉन्सुलेट हो, कोई भी एम्बेसी हो,
अगर इंडियन एम्बेसी कहीं भी हो, साउथ कोरिया में हो, कहीं भी हो, तो वो इंडिया का ही पार्ट कहलाएगी। क्या? इंडियन एम्बेसी। तो सर क्या क्या चीजें हैं, ये रही तुम्हारे सामने, ये सारी चीजें हैं A to Z, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्या चीजें हैं सर? पॉलिटिकल फ्रंटियर एंड टेरिटोरियल वाटर्स, ये तो पहले ही आता था। उसके अलावा जितनी भी डोमेस्टिक शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं, अब समझ आ गया। डोमेस्टिक फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, उसके अलावा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफ द कंट्री, तो उसके लिए हमने डोमेस्टिक वर्ड यूज कर लिया। उसके अलावा हमारी कंट्री की जितनी भी नेशन की एम्बेसी होंगी, कॉन्सुलेट्स होंगे एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे, ये सारे भी कहां पर आएंगे सर? ये सारे भी हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएंगे। ठीक है ना, ये सारे हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएंगे। तो आगे चलते हैं। ठीक है सर, इकोनॉमिक टेरिटरी वाला पार्ट अपन को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। पूरा क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाया तुम्हारा भाई। ठीक है, तो अब तुम बताना, ये क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन थाईलैंड। इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन थाईलैंड कहां पर सुना सुना लग रहा है? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। तो क्या इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन थाईलैंड इज अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी? बता दो भाई, बता दो, क्या जवाब होगा, बता दो। तो सर इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो थाईलैंड में हो, फाइलैंड में हो, स्काईलैंड में हो, कहीं भी हो, इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है ना, तो वो सर हमेशा इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगी। एंड इसके अंदर प्लीज गाइस, प्लीज आपकी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सिर्फ यही सारी चीजें आएंगी। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। बहुत सारे नाम हैं, बट याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है ना, क्योंकि अब तो पता है कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यूं पूछा जाता है इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडियन प्राइवेट कंपनी ऑपरेटिंग इन यूएसए, तो वो क्या वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट होगी? तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, अरे सर इंडियन प्राइवेट कंपनी तो है, वो कहीं भी हो तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? नहीं। क्या इधर इंडियन प्राइवेट कंपनी मेंशन्ड है? नहीं मेंशन्ड है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। जैसे कि एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है हमारी, रिलायंस इंडस्ट्री का अगर कोई प्लांट कहीं भी खुले, ठीक है, जैसे कि उसका एक प्लांट दुबई में खुल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो रिलायंस इंडस्ट्री दुबई के अंदर है वो अपना इंडियन टेरिटरी का पार्ट होगी, नहीं, क्योंकि सर वो इधर मेंशन नहीं है। ठीक है ना, कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो अगर वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके ऑपरेट कर रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगी। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आने के लिए आपको इन्हीं 4 ऑप्शंस में आना पड़ेगा। अगला करो, रशियन फिशिंग वेसल इन पैसिफिक ओशन। एक रशियन फिशिंग वेसल है पैसिफिक ओशन के अंदर। ध्यान से सुनना, फिशिंग वेसल कहां का है? रशिया का है। तो अब वो कहीं भी ऑपरेट करे, पैसिफिक ओशन में ऑपरेट करे, कहीं भी ऑपरेट करेगा, वो हर केस के अंदर रशियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा सर। वो हर केस के अंदर रशियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा। उसके अलावा है स्पेनिश कॉन्सुलेट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। स्पेनिश कॉन्सुलेट मतलब कॉन्सुलेट कहां का है? स्पेन का है सर, स्पेन का कॉन्सुलेट है। तो स्पेनिश कॉन्सुलेट इंडिया के अंदर अगर है भी तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, बिकॉज वो स्पेनिश कॉन्सुलेट
स्पेनिश एम्बेसी या स्पेनिश मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कुछ भी होता और वो दुनिया के कहीं भी पार्ट में होता, वो हमेशा स्पेनिश डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाता सर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा बच्चों। आगे चलो, आगे चलते हैं। इधर लिखा है साहिल स्टेज इन अफगानिस्तान फॉर 3 years and also earns ₹10,000 per month in that country. He is a domestic resident of which country? साहिल 3 साल से, अरे नहीं, डोमेस्टिक रेजिडेंट तो अभी टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। सॉरी गाइस, सॉरी भाई, अभी ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तब इसका क्वेश्चन पूछेंगे। अब आ जाता है और भी खतरनाक टॉपिक। अभी तो सिर्फ ये 4 ही पॉइंट्स याद करने थे, जो अपना अब नया टॉपिक है उसमें तो और याद। आज की क्लास जो है ना, वो समझ लो कुछ चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। देखो बेसिक तो समझ आ गया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, बट बेसिक से काम नहीं होने वाला, बेसिक से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो कंपोनेंट्स हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाले, इसके सारे कंपोनेंट्स याद करने पड़ेंगे। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, मेरे से पूछ लो, मुझे याद है, देख लो, अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। उसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंटियर और टेरिटोरियल वाटर्स तो है ही है, याद करने पड़ेंगे। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तुम्हारे लिए ले आया, समझा भी दिया तुम्हारे लिए। आगे देखो, नया टॉपिक, नए पढ़ाव की तरफ चलेंगे एंड लिखा है रेजिडेंट वर्सेस सिटीजन। रेजिडेंट वर्सेस सिटीजन, ये 2 वर्ड्स मेरी क्लास ने जरूर सुने होंगे सर। एक होता है रेजिडेंट, एक होता है सिटीजन। आप इंडिया के सिटीजन हो या आप इंडिया के रेजिडेंट हो, क्या हो बता दो प्लीज, इसका जवाब दे दो। तो पहली बात तो कभी भी ये दोनों वर्ड्स सेम नहीं है, कभी भी इन दोनों का वर्ड सेम मतलब सेम नहीं होता। ऐसा हो सकता है अगर तुम्हारे कोई चाचा, मामा, ताऊ, कोई भी तुम्हारा भाई भी अगर कहीं बाहर कंट्री में रहता है ना, तो तुमको इसका मतलब जरूर पता होगा, तुम्हारे को जरूर इसका आइडिया होगा। क्या आइडिया होगा, एक सेकेंड, क्या आइडिया होगा तुमको कि भैया मेरे जो भैया है ना, जो वहां पे रहते हैं कनाडा में, वो सिटीजन तो इंडिया के हैं बट उनको ना रेजिडेंटशिप कनाडा की मिल गई है, तो उनको ये डिफरेंस जरूर पता होगा सिटीजन और रेजिडेंट के बीच का। हमारे कोर्स में हमें सिटीजनशिप क्या होती है ये सब नहीं पढ़ना, सिटीजनशिप हमारे कोर्स में नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हें इतनी बात बतानी थी कि सिटीजन एंड रेजिडेंट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर ईशान इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका 100% मतलब ये नहीं है कि ईशान रेजिडेंट भी इंडिया का ही होगा। ईशान अगर इंडिया का सिटीजन है एंड कल को वो 1-2 साल के लिए यूएसए चला गया काम करने, जॉब करने, तो उसको रेजिडेंटशिप तो यूएसए की मिल जाएगी बट वो सिटीजन अभी भी इंडिया का कहलाएगा। सिटीजनशिप अलग कंसेप्ट है, रेजिडेंटशिप अलग कंसेप्ट है। हमें सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वो हमारे कोर्स में ही नहीं है। बस हमें इतना पता करना था कि ये 2 चीजें अलग चीजें हैं। हमें जो पढ़ना है रेजिडेंटशिप के बारे में पढ़ना है। क्यों ये वर्ड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि आगे जाके हम नेशनल इनकम जब निकालेंगे तो नेशनल इनकम निकालने के लिए भैया हमें पता होना चाहिए ना कि हमारी कंट्री क्या क्या है, हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो हमें पता लग गया सर ये जितना भी इकोनॉमिक टेरिटरी है वो हमारे नेशन का पार्ट है, वो हमारे नेशन का पार्ट है। सारी चीजें जितनी भी हमने इकोनॉमिक टेरिटरी में पढ़ी। और भी सर हम नेशनल इनकम में ये भी तो देखेंगे कि कौन से लोगों की इनकम हमें कंसीडर करनी चाहिए, कौन से लोगों का पैसा हमें कंसीडर करना चाहिए। तो जो रेजिडेंट्स होते हैं ना, इन रेजिडेंट्स का पैसा जो होता है उसको हम अपने नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं। जो हमारे इंडियन रेजिडेंट्स होंगे ना उनके पैसे को कंसीडर करा जाएगा। सिटीजन्स का रोल नहीं होता नेशनल इनकम के अंदर, इसलिए हम सिटीजनशिप कंसेप्ट भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, बस यही बताना था कि अगर
कोई सिटीजन इंडिया का है तो जरूरी नहीं है वो रेजिडेंट भी इंडिया का होगा, वो अलग हो सकता है। इनके रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो बहुत सारे हैं, तो हमें उनको करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रेजिडेंटशिप के रूल्स पढ़ने हैं। रेजिडेंटशिप के अपने को सारे रूल्स पता होने चाहिए, जो कि हम यहां पर पढ़ेंगे। तो भाई साहब नॉर्मल रेजिडेंट या रेजिडेंट इज वन ऑफ द सेम थिंग। अब क्या रूल है, तो एक बेसिक रूल है, प्लीज पीछे देखो ही मत, एक बेसिक रूल है रेजिडेंट होने का या नॉर्मल रेजिडेंट होने का। वो बेसिक रूल क्या है सर? वो बेसिक रूल इतना सा है कि आप इंडिया के या कहीं भी आप रह रहे हो, जैसे रशिया में रह रहे हो या यूक्रेन में रह रहे हो या स्पेन में रह रहे हो, अगर आपको स्पेन का नॉर्मल रेजिडेंट बनना है तो आपको दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बेसिक कंडीशन, आपको स्पेन के अंदर 1 या 1 से ज्यादा साल के लिए रुकना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, आपका इकोनॉमी ऑफ इंटरेस्ट। इकोनॉमी ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज आ गई? इकोनॉमी ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमारे कमाने का जरिया, जो मेरा कमाने का जरिया है वो भी स्पेन से ही रिलेटेड होना चाहिए। अब मैं कहां का रेजिडेंट हूं? सर आप इंडिया में ही रह रहे हो, इंडिया में ही रह के क्लासेस दे रहे हो, एंड आपका जो कमाई का सोर्स है, मेरा कमाई का सोर्स है पीडब्ल्यू मेरा कमाई का सोर्स है, एंड पीडब्ल्यू इज लोकेटेड वेयर, ये इंडिया का ही एक कंपनी है। तो मेरा जो इकोनॉमी ऑफ इंटरेस्ट है वो इंडिया के अंदर ही लाई करता है। मेरा स्टेइंग पीरियड इज ऑल्सो मोर देन 1 ईयर इन इंडिया। तो मैं कहां का रेजिडेंट कहलाया? मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया। अब सिटीजनशिप क्या है, क्या आप इंडिया के सिटीजन हो? अरे जानना ही नहीं है, जब कोर्स में ही नहीं है तो क्यों जाने, अपने को पढ़ना ही नहीं है। सिटीजनशिप के बारे में अगर तुम्हें पढ़ना है ना, तो मैं तुमको बोलता हूं तुम कॉन्स्टिट्यूशन को उठाओ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो 2 है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 इज ऑल अबाउट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पूरा पार्ट 2 पढ़ लो, इतना मोटा होगा, ठीक है, उसको पढ़ लो तो फिर तुम्हें सिटीजनशिप पता लग जाएगा, अगर बहुत ज्यादा सिटीजनशिप के बारे में जानना है तो, कि भैया मुझे तो सब पता लगाना है कि कैसे सिटीजन बन सकते हैं। जब हमारे कोर्स में ही नहीं है तो क्यों पढ़े? हमारे कोर्स में है नॉर्मल रेजिडेंट, एंड हम नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके 2 बेसिक कंडीशन भी तुमको मैंने बता दी है, ठीक है। पहला बेसिक कंडीशन, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, whose center of economic interest lies in that country। मेरे कमाई का जरिया भी उसी कंट्री से हो, एंड मैं उस कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहा हूं, तो मैं उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगा। दीज आर दी बेसिक कंडीशंस, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया नहीं, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। एक सेकेंड बस, ये गलत तो नहीं हो गया? हाँ ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स, एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आ सकते हैं? जितने भी कंपोनेंट आ सकते हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, आ सकते हैं, सब यहीं पर लपेट देंगे। सारे एग्जाम्पल्स को इधर ही लपेट दूंगा। उसके बाद तुमसे जितने मर्जी एमसीक्यू पूछ लिए जाए, चाहे इकोनॉमिक टेरिटरी के ऊपर चाहे नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर, तुम हमेशा उसका आंसर सही ही दोगे। पहला है, सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ कंट्री हु नॉर्मली रिसाइड इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। बहुत सिंपल सी बात है सर, कोई अगर सिटीजन है इस कंट्री का, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं यहीं पे ही बॉर्न एंड ब्रॉटअप था, तो सर मेरा जो रेजिडेंटशिप है वो इसी कंट्री के अंदर है, मैं यहीं पे ही पला बड़ा हूं। उसके अलावा मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे लाई करता है। तो सर जो 2 बेसिक कंडीशन थी वो इस सिटीजन ने क्या कर दी? अप्लाई कर दी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो सिटीजन होगा, जो इंडिया का ही रेजिडेंट है एंड इंडिया के अंदर ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो सर वो उसी कंट्री का, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे इंडिया बोल रहे हैं, तो वो इंडिया का डोमेस्टिक रेजिडेंट कहलाएगा। सेकंड पॉइंट भी देखो, सेम सिटीजन ऑफ अदर नेशंस। अब अदर नेशंस, अब ना कौन आ गया? नेपाल का एक सिटीजन आ गया, ठीक है, या नेपाल नहीं और कोई भी देखता हूं,
अरे कौन सी, कोरिया का आ गया, कोरिया का कोई आ गया, कोरिया का कोई बंदा है हु कंटिन्यूज टू लिव इन अवर कंट्री, जो इंडिया के अंदर 1 साल से ज्यादा रहा, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। कोरिया का बंदा था, इंडिया में आया, 1 साल से ज्यादा रहा, इंडिया के अंदर ही पैसा कमा रहा था, तो वो क्या कहलाएगा सर? वो कोरिया का रेजिडेंट कहलाएगा या इंडिया का? सर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो कोरियन सिटीजन होगा ये हमारे इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। तो अब ये तो मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया, इसको जर्नल सेंस में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि कोई भी फॉरेन नेशन का बंदा एक कंट्री में आके रहता है 1 साल या उससे ज्यादा, एंड उस कंट्री के अंदर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करता है, तो वो जिस कंट्री में आकर रह रहा है वो वहीं का रेजिडेंट बन जाएगा। ये थर्ड वाला जो है ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा तगड़े तरीके से, अभी पढ़ भी नहीं रहा मैं इसको। अगले वाले पे आते हैं, फोर्थ वाले पे, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हु आर लिविंग अब्रॉड बट नॉट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन देयर होम कंट्री। क्या हुआ सर, अचानक से क्या हुआ? ये फोर्थ वाले पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लो। मैं हूं, मेरे को दुबई जाना पड़ गया 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मेरी कंपनी ने मुझको दुबई भेज दिया। अब मेरी कमाई कहां से हो रही है सर? दुबई में ही कमाई हो रही है, तो आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दुबई में लाई करता है। आपका स्टेइंग पीरियड इन दुबई कितना हो गया? 6 महीने हो गया। तो अब आप कहां के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे? भैया आप दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आप 1 साल से कम रुक रहे हो, तो आप यूएई के तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाओगे, ठीक है। एंड एक चीज मैंने गलत बोल दी, सॉरी, मेरी कंपनी ने मुझको भेजा ना, तो मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेरी होम कंट्री दैट इज इंडिया में ही लाए करता है। इंडिया में क्यों लाए करता है? क्योंकि मेरी कंपनी ने मुझको भेजा, मेरे को जो पैसा दे रही है वो पीडब्ल्यू दे रही है, एंड पीडब्ल्यू इज एन इंडियन कंपनी, तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो मेरी कंट्री इंडिया में ही लाए करता है। मैं 6 महीने दुबई में रह लिया, वहां पे मैंने काम कर लिया, ठीक है, या मैं वहां पे जाके सिर्फ रह भी लिया, चलो काम भी छोड़ो, सिर्फ वहां पे जाके मैं रह लिया, तो आप कहां के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे? आप उस केस में इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे। देखो यही लिखा है, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हु आर लिविंग अब्रॉड। मैं यहां का सिटीजन था, अब्रॉड में जाके रहने लग गया, बट फॉर अ पीरियड, बट नॉट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, बट मैं 1 साल के लिए नहीं रहा, मैं 6 महीने के लिए वहां पे रहा, और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर ही लाए करता था, तो मैं इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया। क्योंकि अगर मैं 1 साल से ज्यादा वहां पे रुकता और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर लाए करता, तो मैं दुबई का या यूएई का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता, बट नहीं, अभी मैं इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट हूं। अब पढ़ते हैं स्पेशल केस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्बेसीज। क्या हुआ, ध्यान से समझना ये वाला केस। एक आदमी है शिवम, ठीक है, शिवम जो है वो सिटीजन है इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया। शिवम जी हमारे इंडिया के सिटीजन हैं, शिवम जी इंडिया के सिटीजन हैं। वो कहां पर काम करते हैं शिवम जी? शिवम जी इज वर्किंग इन रशियन एम्बेसी। रशियन एम्बेसी है, मैं बताता हूं, दिल्ली में, हमारे दिल्ली के अंदर ही है, चाणक्यपुरी एक जगह है, वहां पर रशियन एम्बेसी है। ये रशियन एम्बेसी कहां पर है सर? ये रशियन एम्बेसी है चाणक्यपुरी, या मेरे को शायद पक्का नहीं हूं मैं, शायद, बट सारी ज्यादातर एम्बेसीज यहीं पर ही है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है सर, ठीक है, दिल्ली के अंदर रशियन एम्बेसी है जिधर शिवम जी काम करते हैं। शिवम जी सिटीजन है इंडिया के, इंडिया के सिटीजन है, रशियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं। फंस गया सर, फंस गया। रशियन एम्बेसी जो थी सर वो तो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो ये शिवम जी जो है ये तो रशिया में काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा सर? बताओ ना यार।
सर देखो लॉजिकल सी बात है, शिवम है, रशियन एम्बेसी मुझे पता है, रशियन एम्बेसी कहां का पार्ट है, रशियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, डीटी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसका मतलब ये शिवम तो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में 2 साल से काम भी कर रहा है और इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी रशिया से ही है। तो ये शिवम तो जो है, शिवम जी जो है, ये कहां के रेजिडेंट कहलाने चाहिए, रशिया के रेजिडेंट कहलाने चाहिए। पर भैया ये इतना आसान नहीं है, इधर एक एक्सेप्शन केस आ जाता है। बट जो शिवम होगा, शिवम विल बी कंसीडर्ड एज एन इंडियन रेजिडेंट। ये कौन सा केस है जो हम अपने जर्नल रूल्स पढ़ रहे हैं ना, जो हम अपने जर्नल रूल्स पढ़ रहे हैं, जो 2 हमने जर्नल रूल्स पढ़े रेजिडेंटशिप के, ये उससे थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। क्योंकि सर अब मेरे बच्चे यूं पूछेंगे कि आपने कहा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर काम कर रहा है 1 साल या उससे ज्यादा एंड उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं लाए करता है तो वो वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाना चाहिए। मैं तो खुद बोल रहा हूं कि भैया रशिया की टेरिटरी में काम कर रहा है, 2 साल से काम करता है, रशिया में ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो रशिया का ही रेजिडेंट कहलाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा, वो इंडियन रेजिडेंट कहलाएगा। दिस इज एन एक्सेप्शन केस। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये रशियन एम्बेसी इंडिया के अंदर ही है एंड वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, रशियन एम्बेसी भी इंडिया के अंदर है, तो इसलिए शिवम भी इंडियन रेजिडेंट कहलाया। इसके अलावा यहां पर इस एक्सेप्शन में, सर इस एक्सेप्शन में और कौन कौन आ सकता है? तो इस एक्सेप्शन में एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के अलावा या एम्बेसीज के अलावा हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ सकती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? सर बतेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा UNO है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो अगर UNO का ऑफिस है दिल्ली के अंदर, वहां पे शिवम काम कर रहा है, तो सर इसका मतलब शिवम तो, जो शिवम है वो तो इंटरनेशनल टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है, तो वो इंटरनेशनल सिटीजन कहलाना चाहिए। बट नहीं सर, शिवम इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा बिकॉज वो सिटीजन भी इंडिया का है। एंड ये एक एक्सेप्शन केस है जहां पर अगर एम्बेसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उसी सेम कंट्री के अंदर लाए करती हैं तो वो जो आदमी है वो भी उसी कंट्री का रेजिडेंट कहलाता है जहां पर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाए करती हैं। यही चीज यहां पर लिखी है। सिटीजन्स प्लीज ध्यान से, प्लीज, ये स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, इसीलिए ये स्पेशल केस है। Citizens of a country working in international organizations like World Bank, IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है, और फॉरेन एम्बेसीज भी हैं लोकेटेड इन दैट कंट्री। ठीक है ना? तो अगर कोई भी सिटीजन है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी एम्बेसी में काम कर रहा है, बट वो एम्बेसी कहां पर है? उसी सेम कंट्री के अंदर है, इंडिया के अंदर ही है, तो वो आदमी इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा। तो वो आदमी क्या कहलाएगा? इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा। स्पेशल केस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्बेसी आपको बता दिया। इसके अलावा और छोटे छोटे केस रह गए, प्लीज करने पड़ेंगे, ज्यादा लग रहे हैं बट ये जानबूझ के ज्यादा करा रहा हूं कि क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे आए ना तो सारी चीजें तुमने कवर कर रखी हो। बॉर्डर वर्कर्स का केस वैसे ही सुन लो। नेपाल में एक वर्कर है, नेपाल का वर्कर डेली बॉर्डर क्रॉस करता है एंड बॉर्डर क्रॉस करके बिहार में आता है, सुबह के टाइम पे काम करता है, पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करता है, शाम को वापस अपने घर नेपाल चला जाता है। अब ऐसे आदमी को हम क्या बोलेंगे? सर इसका जो इकोनॉमी ऑफ इंटरेस्ट है वो तो इंडिया में लाए कर रहा है, तो इंडिया का रेजिडेंट कहलाना चाहिए ना। बेसिकली अगर बोला जाए तो सर इंडिया में आके काम कर रहा है, इंडिया में इकोनॉमी ऑफ इंटरेस्ट है इसका, तो इंडिया का रेजिडेंट कहलाना चाहिए।
पर नहीं, ये भी एक्सेप्शन केस आ गया। दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन केस। जो वो बंदा है जो नेपाल से बारी बारी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, कोई भी बॉर्डर वर्कर होगा, वो कहीं भी जाके बॉर्डर क्रॉस करके वापस रेगुलरली वापस आ रहा है अपने घर पे, तो वो कहां का रेजिडेंट कहलाएगा? जहां पर वो रहता है। वो नेपाल में रहता था तो नेपाल का ही रेजिडेंट वो कहलाएगा। बॉर्डर वर्कर्स और पर्सन्स हु क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज डेली एंड रेगुलरली इन ऑर्डर टू वर्क इन वन कंट्री, एक कंट्री इंडिया में वो काम कर रहा था, आर द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे लिव। यही सबसे बड़ी बात थी। वो कहां का रेजिडेंट कहलाएगा? ही विल बी द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव, जहां पर वो रहते हैं। कभी भी बॉर्डर वर्कर्स का क्वेश्चन आएगा, डेली वेज वर्कर्स हु रेगुलरली क्रॉस बॉर्डर्स का आएगा, तो वो कहां के रेजिडेंट होंगे? हमेशा अपनी कंट्री के, जहां पे वो रहते हैं, नॉट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर वर्किंग। आगे चलो, आगे पॉइंट पे आओ। ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, नॉट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर एम्प्लॉयड। बिल्कुल सही। अब कोई ऑफिशियल डिप्लोमैट है या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन अ फॉरेन कंट्री, बताता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं, वैसे ही समझ आ जाएगा। अभी तुमको पता होगा कि हमारे फॉरेन ऑफिशियल डिप्लोमैट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होती है, MEA, उसके ऑफिशियल डिप्लोमैट्स जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको अलग अलग कंट्रीज में भेजा जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। दे आर नोन एज ऑफिशियल डिप्लोमैट्स। तो अगर वो भूटान में जाकर रह रहे हैं हमारी कंट्री का ऑफिशियल डिप्लोमैट, तो क्या उसको भूटान का नॉर्मल रेजिडेंट बोलूंगा, भले ही वहां पे 2 साल रहे, 3 साल रहे? सर नहीं बोल सकते, बिकॉज ही इज एन ऑफिशियल डिप्लोमैट ऑफ द कंट्री। अगर मेरी कंट्री का कोई आर्म्ड ऑफिशियल है, उसको किसी मिशन पे 3 साल के लिए इराक भेजा गया है, कहीं भी भेजा गया है, तो वो क्या इराक का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा? सर नॉर्मल सी बात है, कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये थोड़े से एक्सेप्शंस केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन वाले केस चल रहे हैं। भले ही वो 3 साल रह रहा है वहां पे, बट स्टिल वो हमारी कंट्री का ही रेजिडेंट कहलाएगा। तो कोई भी ऑफिशियल डिप्लोमैट है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर एम्प्लॉयड। ठीक है ना, जहां पर वो एम्प्लॉयड है, भूटान में जाकर ऑफिशियल डिप्लोमैट काम कर रहा है, या मलेशिया में जाकर आर्म्ड फोर्सेस वाला जो हमारा ऑफिशियल है वो काम कर रहा है, बट वो वहां के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो हमेशा रेजिडेंट कहलाएंगे रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां के रेजिडेंट कहलाएंगे। अरे ये तो बहुत आसान है। अब हमारी कंट्री में कोई फॉरेनर आ रहा है ट्रैवल करने, ठीक है, किसी और काम से आ रहा है, हॉलीडे मनाने आ रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, पढ़ाई करने आ रहा है, कोई फॉरेनर अगर हमारी कंट्री में आके 4 साल पढ़ाई करके जा रहा है, तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ देयर होम कंट्री। अगर मैं यूएसए में जाके 4 साल पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं यूएसए का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाऊंगा। रीजन भी बहुत सिंपल है, जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट या ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारा इकोनॉमी ऑफ इंटरेस्ट तो इंडिया में ही लाया करता है ना। मैं यूएसए में जाके पढ़ाई कर रहा हूं, वहां पे जाके पैसा थोड़ी कमा रहा हूं, तो मेरा जो इकोनॉमी ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी भी इंडिया में ही लाया करता है। मैं ट्रैवलिंग के लिए जाऊं, किसी भी काम से जाऊं, ठीक है, तो उस केस के अंदर जहां पे वो बिलोंग करते हैं, जिस होम कंट्री से वो घूमने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, वो अपनी होम कंट्री के ही रेजिडेंट्स कहलाएंगे। ठीक है भाई, सारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के क्वेश्चन करा दिए, सारे नॉर्मल रेजिडेंट्स का तुमको बता दिया। अब इसके क्वेश्चन भी कर लो, ये लो फ्रीज कर दिया, फटाफट देख लो। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। साहिल स्टेज इन अफगानिस्तान फॉर 3 years एंड ऑल्सो अर्न्स 10,000 पर मंथ इन दैट कंट्री। ही इज अ डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। साहिल कहीं का भी रहने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अफगानिस्तान में 3 साल रहा एंड 10,000 रुपए पर मंथ वहां पे कमाता था। तो साहिल
का स्टेइंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर इन अफगानिस्तान, एंड उसके अलावा उसका ये जो 10,000 रुपए वो कमा रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी, हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमी इंटरेस्ट, हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अफगानिस्तान, तो वो अफगानिस्तान का डोमेस्टिक रेजिडेंट कहलाएगा। साहिल विल बी कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। आगे चलते हैं भाइयों और बहनों, आगे चलते हैं। ऑफिशियल डिप्लोमैट वर्किंग इन मलेशिया इज अ डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? रशियन डिप्लोमैट है वर्किंग इन मलेशिया, रशियन डिप्लोमैट, रशियन डिप्लोमैट। कंफ्यूजन हो रही है तो ये लोग कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ये लिखा सर कोई भी डिप्लोमैट होगा, कोई भी डिप्लोमैट कहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? उनकी होम कंट्री का, जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो ये ऑफिशियल डिप्लोमैट कहां के थे? ये डिप्लोमैट कहां के थे? ही वॉज अ डिप्लोमैट फ्रॉम रशिया। अब भले ही वो मलेशिया में काम करे, जापान में काम करे, कहीं भी काम करे, ही वॉज अ रशियन डिप्लोमैट, तो वो हमेशा रशिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, प्लीज आंसर देने की कोशिश करना। कमेंट बॉक्स में मैं तुम्हारे आंसर भी देखूंगा। ठीक है, आंसर देखूंगा, तुम्हारे नाम भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। ऐसे देखना कि सर ये रहा अपना स्लाइड नंबर जो भी है, स्लाइड नंबर 20 पर भी आंसर सही है। ऐसे करके आंसर्स देना। ठीक है, जितना मेरे से कम्युनिकेट हो पाएगा मैं उतना तुमसे चैट बॉक्स में कम्युनिकेट करने का कोशिश करूंगा गाइस। आगे चलो, आगे चलो। अब है सुरेश, इंडियन सिटीजन वर्किंग इन स्पेनिश एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ही इज अ डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये रहा सर, इसके बारे में आप पहले ही बता चुके हो। कहां बताया है? ये रहा, कहां गया? ये रहा, ये जो आपने स्पेशल केस बताया, यही तो स्पेशल केस था। वो रशियन एम्बेसी में काम कर रहा है, रशियन एम्बेसी दिल्ली में है, शिवम दिल्ली का सिटीजन है, तो शिवम कहां का रेजिडेंट कहलाएगा? इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस था, तो वही केस यहां पे भी आ गया। सुरेश इंडिया का सिटीजन है, स्पेनिश एम्बेसी जो कि दिल्ली के अंदर है वहां पे काम कर रहा है। बस स्पेनिश एम्बेसी में है, ठीक है, बट वो स्पेनिश एम्बेसी दिल्ली के अंदर है। एंड देखो सर, स्पेनिश एम्बेसी तो दिल्ली के अंदर है, स्पेनिश एम्बेसी जनरली स्पेन की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो हमको इसको स्पेन का रेजिडेंट बोलना चाहिए, बट ये एक्सेप्शनल केस था एंड इसके अंदर सुरेश इंडिया का ही डोमेस्टिक रेजिडेंट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अपने अपने पापा के पुत्रों दे दो सही उत्तरों। देख रहे हो, देख रहे हो कितनी खराब शायरी है मेरी। 2 मिनट रिवीजन में नॉर्मल रेजिडेंट हमने कर लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स केसेस भी कर लिए, एंड वो एग्जाम्पल केसेस बहुत ज़रूरी हैं करने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, टाइम लगेगा बट करने पड़ेंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक टेरिटरी भी अपन ने कर लिया, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है ये भी कर लिया। अब मिल लूंगा तुमसे अगली क्लास में, और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा टॉपिक्स की तरफ आगे चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन, एंड नेक्स्ट क्लास आपसे मिलेंगे एंड लेक्चर नंबर 3 के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। नेशनल इनकम के लेक्चर नंबर 3 के साथ आपको मैं मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।